गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो शाम को बना रहे हैं, तो फिर गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। अगेन आई एम टेलिंग यू कि लॉकडाउन चल रहा है और हम सबको बस घर पे रहना है। जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता हम लोग क्लास अपना रेगुलर जो है वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे कहेंगे कि भाई आप लोग पैनिक ना हो, टेंशन ना लें, और लॉकडाउन ख़त्म होने पर हम लोग का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को शायद स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि कोर्स पीछे चल रहा है, कंप्लीट होगा नहीं होगा। चिंता करने का जरूरत नहीं है, जो कोर्स है डेफिनेटली कंप्लीट होगा, टाइम शेड्यूल पे ही कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक हम लोग लेक्चर 4 है और एक लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे चार्जिंग, और एक रनिंग का केस बोले थे बच गया है, उसको ऐसे न्यूमेरिकल में भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का कूलम्स लॉ यानी कूलम फोर्स पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। इसका न्यूमेरिकल भी सीखना है। फिलहाल पहले स्टेटमेंट कूलम्स लॉ का लिखे हैं, 2 चार्ज पार्टिकल्स आइदर अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। जब अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा दो पार्टिकल के बीच में, तो डेफिनेटली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन शुड एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो फोर्स एक्ट होगा बिटवीन द पार्टिकल्स, ये फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम ये कह रहा है कि जो फोर्स एक्ट होता है बिटवीन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी यहां पर हम फोर्सेस लिख दिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ब्लैक में लिख दिए। इसको हटाते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। बिटवीन द सेंटर कहने का मतलब जो पार्टिकल्स हम यूज करेंगे उस दो पार्टिकल के सेंटर। सबसे पहला जो कंडीशन है इस स्टेटमेंट पे कि हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई कहां पर करेंगे, तो कूलम्स लॉ पे अप्लाई करेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे पॉइंट मास, एग्जैक्टली उसी तरह से है कि पॉइंट चार्जेस अगर है तो हम लोग कूलम्स लॉ को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस दोस टू पार्टिकल्स। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी दो पार्टिकल्स को लेते हैं, कैसा पार्टिकल्स कह रहे हैं कि पार्टिकल्स होना चाहिए, पार्टिकल्स होना चाहिए पॉइंट पार्टिकल्स, पॉइंट चार्जेस, यानी किसी दो, ऐसे समझेंगे क्या द टू पार्टिकल्स सेंटर टू सेंटर, द सेपरेशन इज r बिटवीन द सेंटर्स। अब ये दोनों पार्टिकल्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करेंगे, तो कंडीशन क्या है कि अगर इस दो पार्टिकल्स का चार्जेस एज्यूम करें Q1 Q2 और Q1 इंटू Q2 करने के बाद इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग यहां पर कहते हैं कि जो फोर्स एक्ट होगा इज रिपल्सिव, यानी चार्जेस के साइन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। और इस कंडीशन को भी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, प्लस प्लस अगर हम दो चार्जेस लेते हैं ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, माइनस माइनस की बात करते हैं अगेन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों केस में क्या है, इस केस में और इस केस में द फोर्स इज रिपल्सिव, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यानी अगर दो चार्जेस हम यूज करें Q1 Q2 एंड देयर प्रोडक्ट इज लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और ये हम लोग को मिलेगा इज नेगेटिव, ऑब्वियसली लेस देन 0 है। यानी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अब ये तो है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, यानी कि दो पार्टिकल्स ले रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स
के बीच में फोर्स कैसा एक्ट होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इस चार्जेस का साइन क्या है। दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो फोर्स इज रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये तो हम लोग यहाँ से समझते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट में है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ये एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब इस कंडीशन को इसको हटाते हैं, हमको फोर्स देखना है। तो हम यहाँ अभी इस समय ये नहीं कह पाएंगे कि नेचर ऑफ फोर्स क्या है, इन अट्रैक्टिव रिपल्सिव व्हाटएवर इट इज। जो भी फोर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे वो फोर्स F इज प्रोपोर्शनल तो किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, नहीं एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। साइन कुछ भी रहे हम पॉजिटिव लेंगे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, तो टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि हम इसके आर स्क्वायर कहेंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। हम चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F, और फिर इस F को हम लोग एक कांस्टेंट के साथ, यानी प्रोपोर्शनल हटाने पे हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट इज K, Q1 का मॉड, Q2 का मॉड बाय आर स्क्वायर। K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, तो जब भी हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता करना है तो इस कांस्टेंट को चाहिए। चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे, सेपरेशन लेंगे दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच में। इस कांस्टेंट को जानने के लिए इस स्टेटमेंट को यहां से पहले रिमूव करें और हम लोग इस फोर्स को कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसमें हम लोग पढ़े थे कि फोर्स प्रोपोर्शनल हटा के डायरेक्ट कांस्टेंट पे आते हैं, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक में मास है दूसरे में चार्ज। यहां कांस्टेंट इज G, यहां कांस्टेंट हम लोग यूज किए हैं K। डिफरेंस क्या है कि G इसे जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, एक्चुअली इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी हम कहीं भी रहे, दो पार्टिकल्स को हम किसी भी मीडियम पे कंसीडर करें, कहीं पर भी कंसीडर करें, G का वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला। बट ये जो फॉर्म, ये ऑलमोस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा ही है, बट ये जो कांस्टेंट K हम देख रहे हैं, ये हर अलग अलग मीडियम पे आके इट्स वैल्यू इज डिफरेंट। K का वैल्यू, यानी K हम लोग कांस्टेंट कह रहे हैं, बट वी कैन नॉट राइट हियर इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसके जब K की बात करते हैं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी हम लोग ऐसा कहेंगे कि इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट। और जब हम K की बात कर रहे हैं तो K के बाद हमें कह रहे हैं कि चलो ये तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब तो हम जानते हैं कि जो चेंज नहीं हो, बट चेंज नहीं हो कहने का मतलब क्या समझे, कह रहे कि डिपेंड्स ऑन द मीडियम। यानी अगर हम किसी एक मीडियम को हर समय, मतलब एक मीडियम को अगर हम चेंज नहीं करें, मीडियम नहीं बदले, एक ही मीडियम को बार बार यूज करें, तो फिर ये K का वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट। जब मीडियम चेंज कर देते हैं, मीडियम कहने का मतलब है कि ये जो दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो मीडियम की बात कर रहे हैं, इस मीडियम को अगर हम बदल देते हैं, तो जैसे ही बदल देंगे ये कांस्टेंट K का वैल्यू बदल जाएगा। तो कह रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन द, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसलिए अब मीडियम पे डिपेंड करता है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये दोनों चार्ज पार्टिकल को कहीं पर रखना चाहेंगे, तो क्वेश्चन इज कहां पर, किस जगह पे रख रहा है। तो ऐसा करते हैं, इस कांस्टेंट को लिखते हैं कि अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस,
तो फ्री स्पेस में इस k को हम लोग लिखते हैं 1/4, नहीं होता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या नाम दिए हैं, परमिटिविटी, इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जब हम बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू k लिखते हैं, k को रिप्लेस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। हम चाहते हैं मॉड लगा दें, क्या समझेंगे कि मॉड किया हुआ है, ये चार्जेस का साइन जो है वो पॉजिटिव है। ये फोर्स का फॉर्म लेकिन फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस का और एक नाम होता है इसको वैक्यूम कहते हैं हम लोग। सो राइट हियर वी, वैक्यूम पे फोर्स फाइंड करेंगे, फ्री स्पेस में फोर्स फाइंड करेंगे, तो हम लोग के पास फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। मीडियम को बदलते हैं, यानी इन एनी मीडियम, अब हम यहाँ पर एनी मीडियम लिख रहे हैं क्योंकि हमको खुद मालूम नहीं है कि हम कौन सा मीडियम की बात करें, मीडियम तो बहुत सारा होता है। तो इन एनी मीडियम k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब k अगर ये है तो फोर्स ऑब्वियसली 1/4 पाई एप्सिलॉन देन q1 q2 बाई r स्क्वायर, यानी ये किसी मीडियम पे फोर्स का फॉर्म है। अब एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं, तो फिर एप्सिलॉन को क्या कह रहे हैं हम लोग, एप्सिलॉन को कहा जा रहा है इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहेंगे। यानी किसी मीडियम पे अगर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r स्क्वायर। और फ्री स्पेस में जब हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स को तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम in terms of its value देखना चाहे तो it is almost equal to 9 into 10 to the power 9 यूनिट। तो यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दोनों चार्जेस को हम फोर्स के नीचे लेंगे तो कूलम इनवर्स 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और सिर्फ अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर ऐसे निकालते हैं हम लोग इसको, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई, इसको हम लोग सब्जेक्ट ऊपर बनाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, सो इट इज 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होना चाहिए, तो न्यूटन इनवर्स होना चाहिए, मीटर इनवर्स 2 होना चाहिए, कूलम का स्क्वायर होना चाहिए। इसे हम लोग अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें, 36 पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, इनटू 10 टू द पावर 9, 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन जाएगा 12। तो एक काम करते हैं इसको 12 में इनवर्स लगाते हैं, देन न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को जब हम लोग आगे फाइंड करेंगे, ये करीब करीब 8.85 10 टू द पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू। ये एक पर्टिकुलर मीडियम कहने का मतलब हम लोग फ्री स्पेस इसकी बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस में ये अंडरस्टूड है। अब बाकी रहा कि दूसरे मीडियम पे अगर हम लोग ये काम करें तो दूसरा मीडियम भी स्पेसिफिक नहीं है कि हम कौन सा मीडियम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पर इस एप्सिलॉन के साथ और एक टर्म का जरूरत है, वो टर्म है is relative permittivity, इसे हम लोग एप्सिलॉन r से लिखेंगे, एंड सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन
एंड एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी एक मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम लोग इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी टर्म को और ऐसे समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज 1 by एप्सिलॉन नॉट इज 1 by एप्सिलॉन, तो क्या होगा, अगेन वी गेट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट द न्यूमरेटर बी मल्टीप्लाइड विद 4 pi, डिनोमिनेटर इज आल्सो, तो दोनों का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इसे मल्टीप्लाई करते हैं q1 q2 से, इसे मल्टीप्लाई करते हैं q1 q2 से, इसे डिस्टेंस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसे डिस्टेंस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास ये जो फॉर्म है इज 1 by 4 pi epsilon naught, definitely it is the force in vacuum free space, और ये फोर्स इन द मीडियम, यानी किसी मीडियम पे फोर्स। अब जिस मीडियम पे फोर्स, यानी पहले वैक्यूम पे फोर्स फाइंड किया फ्री स्पेस में, फिर उसे मीडियम पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको लिए, और जब उस मीडियम वाले फोर्स से डिवाइड किया तो टर्म आया इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यानी किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, तो फोर्स का रेशियो है। और एक बात है कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट, जैसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर, यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, इट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, इट मींस इट हैज नो डायमेंशन नो यूनिट। ये एप्सिलॉन आर, यानी इस एप्सिलॉन आर के टर्म पे अगर हम लोग काम करें तो फिर यहां से हम लोग ऐसा कह सकते हैं वो फर्स्ट स्टेप से कि एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखेंगे, यानी जब हम किसी मीडियम पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं, द फार्मूला इज 1 by 4 pi एप्सिलॉन q1 q2 by r square, यानी इसे अब हम 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 by r square, दिस इज यानी मीडियम पे फोर्स फाइंड करेंगे तो फिर हम लोग को सिर्फ एक टर्म यहाँ पर जानना होता है कौन सा मीडियम और उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ये तो फोर्स का फॉर्म है। अब हम लोग जब इस कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, पहले तो बताया कि कूलम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए, और दूसरी बात है कि कूलम्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हम लोग को मिलने वाला है वो क्वेश्चंस है एयर मीडियम पे। अब एयर मीडियम पे जब हम लोग काम करते हैं तो अगर इस ये जो फॉर्म है एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, यानी जब हम इस रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड करते हैं किसके लिए, एयर मीडियम के लिए, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल है, या ऐसा कहेंगे कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये फॉर्म आने से एप्सिलॉन आर फॉर द एयर मीडियम इज 1। तो फिर एफ जब हम मीडियम पे निकालते हैं, स्पेशली कौन से मीडियम पे, तो एयर की बात कर रहे हैं, सो द फार्मूला देयर रिमेंस ओनली 1 by 4 pi एप्सिलॉन q1 q2 by r स्क्वायर। ये एक बात यहाँ तय है कि जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम फ्री स्पेस में अप्लाई करेंगे उसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे इन द मीडियम एयर। ठीक है, तो अब इस पे जैसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जाए, एक ही क्वेश्चन फिलहाल हम बना पा रहे हैं अभी, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि two particles, दो पार्टिकल्स लेते हैं, आर रब्ड, दो पार्टिकल्स को लेते हैं, रब करते हैं और रब करके एंड केप्ट एट सेपरेशन, केप्ट एट सेपरेशन मान लेते हैं 1 मीटर, कि 1 मीटर के सेपरेशन पे रख देते हैं दो पार्टिकल्स को रब करके,
पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स, यानी कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का बात हो रहा है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। अब मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कहने का मतलब, पहले तो हम यहां पर देखेंगे सॉल्व करने के समय कि अगर हम किसी दो बॉडी की बात करें, तो रबिंग का जो केस बोल रहे थे कि रब करके भी चार्ज बना सकते हैं, वो सिंपल सा केस है कि अगर हम लोग किसी दो बॉडी को रब करते हैं, द बॉडी ए एंड बी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एटम को देखना चाहेंगे कि एटम में हम लोग क्या कहते हैं कि सेंटर इज पॉजिटिव और सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से बाहर। जब हम लोग रब करते हैं तो ये एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन डिटैच होके वो चला जाता है दूसरे बॉडी में, और जिस बॉडी से निकल के ये जाएगा वो पॉजिटिव, जिसमें गया इस नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन पे जब हम लोग गौर करते हैं, हम लोग से बोला गया है कि दो पार्टिकल को ऐसे ही रब करना है। अब रब करते हैं और रब करने के बाद दोनों पार्टिकल्स को हम, अब यहां पर है कि पार्टिकल्स को रब कैसे करेंगे, क्वेश्चन है, जस्ट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं भाई पार्टिकल्स तो काफी छोटा होता है, तो रब कैसे करें, बॉडी मान लेते हैं। तो दो पार्टिकल्स हम लोग ऐसे लिए और यहाँ पर एक सेपरेशन लिए 1 मीटर, लेकिन इन दोनों को रखने से पहले रब किए हुए हैं। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि दो बॉडी हम लोग लिए हुए हैं, दोनों को रब करके हम लोग रख दिए। अब रब करने से इतना तय है कि एक बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होगा, दूसरे बॉडी में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स अटैच भी होगा। यानी एक में अगर हम ये कहेंगे कि n इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, चार्ज इज पॉजिटिव, तो दूसरे में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स आ गया, द चार्ज इज -n। अब जब हम इसमें दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे तो इट इज वेरी क्लियर कि भाई फोर्स तो अब अट्रैक्टिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव। और जब इस फोर्स को फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कहाँ पर कौन सा मीडियम, हम लोग मानेंगे कि ये एयर मीडियम है। और अगर ये एयर मीडियम है तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ये सामने दिख रहा है हम लोग को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी फोर्स जब हम फाइंड करेंगे तो पहले 9 × 10⁻⁹ यूज करेंगे इस कांस्टेंट के लिए। q1 इज एनी, q2 इज एनी, मॉड यूज करेंगे, या ऐसा करते हैं इसका होल स्क्वायर करते हैं, और सेपरेशन इज 1 मीटर, सो इट इज 1 स्क्वायर, यानी 9 × 10⁹ × n स्क्वायर × e का स्क्वायर। लेकिन कंडीशन डाला गया है कि द फोर्स इज मिनिमम। अब इसमें से हम क्या चेंज कर सकते हैं, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, इसे तो नहीं बदल सकते क्योंकि ये अगर और कम होता तो फोर्स मिनिमम हो जाता, इसे चेंज नहीं कर सकते। रह गया n का वैल्यू जितना छोटा करेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना छोटा होगा। तो क्वेश्चन है कि हम किसी बॉडी से कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तो कम से कम जो इलेक्ट्रॉन्स हम किसी बॉडी से डिटैच कर सकते हैं इस 1, यानी n का वैल्यू क्या है तो 1। तो फोर्स इज दैट केस इज मिनिमम, और वो कितना 9 × 10⁹ 1 का स्क्वायर n, और e को हम लोग लिखते हैं इट इज 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर, यानी 9 × 10⁹ 1.6 यानी 2.56 10⁻38। अब इसका वैल्यू 9 6 45 54 बचा 5 45 5 0 यानी 5 9 × 18 23, दो के आगे पॉइंट है, 10⁻⁻38 + 9 इज -29, या फिर इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 2.3 × 10⁻⁻28 न्यूटन। कैलकुलेशन करते फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, बस ये फॉर्म है। और आप लोग से कहेंगे कि आप लोग स्पेशली न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ आ गया है और आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना है, तो एस सी वर्मा सर का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को
पढ़ें, उसका क्वेश्चंस बनाएं, ट्राई करें। और इसके बाद जो अगला क्लास लेंगे वो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल के ऊपर है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं फिर। सबको बाय, थैंक यू।